हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। ऑल स्टूडेंट, अब हम आपके लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण जी के होगा। एक बार जरूर देख लेना, एग्जाम से यहाँ से 101% प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल स्टूडेंट ऐसी सीरीज बनाई है जो अपने हाथों से लिखी हुई है, ना कि किसी पे उसकी है। तो ऑल स्टूडेंट आप लोग जरूर देखना इस सीरीज को, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होगी। ऑल स्टूडेंट, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप लोग जरूर देख के जाएं। ये हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें कि मैं आपके 100 प्रश्न आपको रोज कराऊंगा। ठीक है ऑल स्टूडेंट, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो रामबाण जीके है वो यहाँ से बनता है ऑल स्टूडेंट। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहे। ठीक है ऑल स्टूडेंट, कहीं भी वीडियो को स्किप मत ना करना, बिना स्किप करे वीडियो को देखना। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में 100 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। ये हमारा 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहेगा जो पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। ठीक है ऑप्शन, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जीके रहता है वो यहाँ से आएगा। एक बार जरूर देख लेना, और एग्जाम में यहाँ से 101% प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो और लास्ट तक बने रहना। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे हम काम आज, और आप लोग प्रश्न देखना और आंसर बताना, प्रश्न देखना आंसर बताना। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट भी लेकर आया हूँ वीडियो में, तो आप महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने तरफ क्वेश्चन की तरफ। ये पेज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। तो इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से देश की सबसे बड़ी संसद है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि चीन है, ब्रिटेन है, जापान है, भारत है। तो जल्दी कमेंट करेंगे वो पहले प्रश्न का आंसर कि इसका पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो देश की सबसे बड़ी संसद कौन सी है, तो किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन, ब्रिटेन, जापान, भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, चीन हो जाएगा। देखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट। चीन दुनिया की सबसे बड़ी संसद सबसे बड़ी चीन की संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। क्या नाम है, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। जापान की संसद का नाम डाइट है। और भारत की संसद का नाम संसद है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो ध्यान रखना है, चीन की दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, और चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट जापान है, और यानी पार्लियामेंट है। और जापान की संसद का नाम डाइट है, और भारत की संसद का नाम संसद है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ए पैकेज ए इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड के पुस्तक के लेखक है। तो ये प्रश्न हमारे लिए वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है यशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, वी.एस. नायपाल, या सलमान रुश्दी, या नीरज सिंह चौधरी। तो बताएंगे कमेंट में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन पैसेज ए इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। देखेंगे, देखो इसका आंसर नीरज सिंह चौधरी है, नीचे लिखा हुआ भी है। तो इसका फैक्ट क्या है, इन्होंने पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। कौन है, नीरज सिंह चौधरी हैं। इन्होंने पहली बार पुस्तक का प्रकाशन 1959 में किया था, ध्यान रखना है। तो नीरज सिंह चौधरी ने जो पहली बार अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया, कब किया था, 1959 में किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान रखना, अगले प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया। महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया, 1855, 1873, 1894 या 1915। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। तो क्वेश्चन ये आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कहीं भी हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाए। तो महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। तो इसका जो सही आंसर होने वाला क्वेश्चन एक बार कमेंट कर देंगे, 1855, 1873, 1894 या 1915। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, वो कब किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1894 में किया था। कब किया था, 1894 में। तो इसका महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेंगे कि महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 में किया। कब किया, 1894 में। और अगला पॉइंट है कि यह गठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीय किसानों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए लड़ने के लिए विरोध किया गया था। क्यों किया गया था क्वेश्चन गठन, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनके साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था नेटाल का भारतीय कांग्रेस का गठन। तो उस टाइम ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने जो नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था 1894 में किया था। और ये क्यों किया गया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। और वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। उस टाइम मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करिए आप भी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस टाइम, एक बार आप अगले प्रश्न को समझिए और अगले प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा पूछा है कि कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला ऑप्शन है अग्नाशय वाहिनी, बड़ी आंत, छोटी आंत या ग्राशिका। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो एक बार कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही प्रश्न आंसर होने वाला है छोटी आंत। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में कि मानव शरीर में तो कहा गया है क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि मानव शरीर में पाचन तंत्र के सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं 6.5 से 7.5 मीटर होती है। तो ध्यान रखना है छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6.5 से 7.5 मीटर लंबी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्वेश्चन। ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। और अगला प्रश्न इसमें नोट फैक्ट है कि मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में ही पाचन होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, संपन्न होता है, पाचन नहीं संपन्न होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है 6.5 से 7.5 है। और मानव शरीर के पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत का ही होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, लेरी पेज, जिमी बेस, ब्रायन एक्ट या मार्क जुकरबर्ग। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो एक बार कमेंट करके बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कमेंट करिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। तो देखना ध्यान रखना है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। कब की थी स्टूडेंट, 2004 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। अगर कोई आपसे मालूम करे कि बता देना कि फेसबुक के जो संस्थापक है वो है मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने फेसबुक की स्थापना जो की थी वो कब की थी, 2004 में की थी। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से कहें कि अगर आपको तैयारी करनी है तो यहाँ से करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आज मैं कि जो आपके लिए लाजवाब है, ठीक है स्टूडेंट। आप बिना वीडियो को स्किप करे हुए शुरू से अंत तक देखिए। अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन या टी.एस. एडिशन या निकोला टेस्ला या आइजैक न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन है, टी.ए. एडिशन है या निकोला टेस्ला है या आइजैक न्यूटन है। तो एक बार जरूर आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी। तो हमारे पास चारों प्रश्न ऑप्शन हैं और आप लोग इनके आंसर देख कर जरूर बताएंगे। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे कि 1897 में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते नहीं ऐसे ही, जे थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित कण है। तो ध्यान रखना है, ये पहली मोस्ट फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। कैसा कण है, एक ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज कब की गई थी, 1897 में, और की कितने थी, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट को और देखेंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई
1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है उस टाइम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूछा गया आपसे कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन पहला है मैसूर पैलेस, दूसरा है लेह पैलेस, तीसरा है मातनचेरी पैलेस और यह हवा महल। तो ऑल स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताएं एक बार कमेंट करके कि 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, कौन से महाराजा थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया है कि आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा हवा महल। क्या हो जाएगा? हवा महल हो जाएगा स्टूडेंट। जो ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा महल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हवा महल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 1799 ईस्वी में, ये को यहाँ बताया गया 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का नामक भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना है 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था और हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखना जयपुर राजस्थान में स्थित है हवा महल। और हवा के वास्तुकार लाला चंद्र उस्ताद थे। कौन थे? हवा जो महल था उसके वास्तुकार जो थे वो लाला चंद्र उस्ताद थे। तो बताइए इससे ज़्यादा नॉलेज आपको क्या दे सकता हूँ मैं। और स्टूडेंट बताओ वीडियो अच्छी लग रही है नहीं? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लग रही है आपको और आज के फैक्ट महत्वपूर्ण है या नहीं है। और स्टूडेंट आपको खुशी हो रही है आज की वीडियो पढ़ने में? तो स्टूडेंट धीरे धीरे हम ऐसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे जैसे हम कंटेंट अपने पास लाते रहेंगे वैसे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको यहाँ 3 फैक्ट बताए कि 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हवा महल के वास्तुकार जो थे लाला चंद्र उस्ताद थे। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगला पॉइंट को। और अगला पॉइंट है आरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा है आरक्ता, एनीमिया रोग कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना कहीं कहीं एनीमिया भी लिखा हुआ आता है उस टाइम, कभी आप भूल जाओ तो ये पॉइंट आपको वेरी वेरी मोस्ट है एनीमिया। तो एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है कोलेजन, तीसरा है हाई ओग्लोबिन या मायोसिन। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आरक्ता यानी कि एनीमिया में किसकी मात्रा सबसे कम हो जाती है। तो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जो जितने वीडियो देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो ऑप्शन ध्यान रखना है ये 100% कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरक्ता या एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका फैक्ट है कि आरक्ता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो यही फैक्ट है कि ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट एक बार प्रश्न पे ध्यान दें कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, आप इसका कमेंट जरूर करें। आप सभी लोगों का कमेंट का इंतजार मैं करूंगा। तो आप बताएं मुझे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। वह कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी डी। तो ऑल स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वो विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में बनता है, जो सबसे अधिक तीव्रता से बनता है उसका नाम है विटामिन डी। क्या नाम है उसका? विटामिन डी है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट एक ही है, वो फैक्ट है कि हम विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो इसका सही फैक्ट क्या हो गया कि विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। और अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट और देखेंगे स्टूडेंट।
अगला फैक्ट ये है कि हमारे शरीर में विटामिन डी संश्लेषण सूर्य से प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो देखो कितना वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो ऑल स्टूडेंट, अगर आपको आज वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर देना ऑल स्टूडेंट मेरे कहने से, और वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य में के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है कि त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेस्ट हो जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और वयस्कों में ऑर्टियो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी में बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो आपको दोनों प्रश्न ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। वेरी मोस्ट प्रश्न है कि वयस्कों में यानी जो जवान लोग होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, और जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और ये विटामिन डी जो होता है प्रकाश की सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। और बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। स्टूडेंट वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल है। तो ध्यान रखना है ये भी पॉइंट कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है स्टूडेंट कि विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार सही से पढ़ लेंगे और देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और आप सभी लोग जानते हैं कि 12वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 9वीं है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि 12वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 9वीं है। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके स्टूडेंट। और आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार जरूर शेयर कर देना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लेंगे तो फायदा हो जाएगा कुछ। तो बताएंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। पहला ऑप्शन है 12वीं या 10वीं, 11वीं या 9वीं। तो एक बार कमेंट करें जल्दी, स्पीड के साथ हम चल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको मैं हर फैक्ट की ओर लेकर चलना हूँ आज, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप भी कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी और बने रहें मेरे साथ अंत तक। इसकी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो आपके आज 100 प्रश्न कराऊंगा और वेरी मोस्ट प्रश्न रहेंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होने वाला है, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि वह 12वीं अनुसूची है। जो नगर पालिकाओं से संबंधित है वो कौन सी अनुसूची है, वो 12वीं अनुसूची है। तो ध्यान रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में फैक्ट क्या क्या है तो पढ़िए। तो इसका पहला फैक्ट है कि भारत संविधान में 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। वेरी मोस्ट। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। अगला प्रश्न है कि यह 74वां संविधान संशोधन 1993 में, तो ध्यान रखना है 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ध्यान रखना है भाग 9 का। और यह संविधान संशोधन जो था 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और यह संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है। ये हमारे सारे फैक्ट महत्वपूर्ण थे कि पहला फैक्ट है कि यह भारत संविधान में 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। दूसरा फैक्ट है कि यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारत संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट फैक्ट है यह संशोधन के द्वारा भारत संविधान में 9वें भाग में जोड़ा गया, तो ध्यान रखना। तो यह इस संशोधन के द्वारा भारत संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, तो ध्यान रखना ये तीनों फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस देवी है। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी है? तो पवन है, पृथ्वी है, उषाकाल है या वन है? तो ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो पवन की है, पृथ्वी की है, उषाकाल की है, पवन या वन की है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसका हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वन हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। एक ही फैक्ट दे रखा है स्टूडेंट, तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आरण्य या आरण्य वन की देवी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट फैक्ट था कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी या आरण्य वन की देवी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है कोच्चि है, दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी है, तीसरा देहरादून है, चौथा लखनऊ है। तो एक बार कमेंट करो जरूर करें और बताएं इसका सही आंसर कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान। तो स्टूडेंट आपको प्रश्न दिख रहा होगा और उसका संस्थान आपको कहाँ बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको आज के 100 प्रश्न कराऊंगा और जितनी स्पीड से चल रहे हैं स्टूडेंट उतना ही मजा अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और देखते रहें हर प्रश्न को। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, जल्दी कमेंट करें स्टूडेंट अगर आपको इसका आंसर पता है कि कोच्चि है, गुवाहाटी है, देहरादून है, लखनऊ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, वेरी गुड कमेंट करा आपने, वेरी गुड वेरी गुड। अपना आंसर देखिए, लखनऊ लगाया क्या आपने, वेरी गुड। अगर जिन बच्चों ने लखनऊ लगाया उसका आंसर सही है। आगे चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेंगे क्वेश्चन, एक दो फैक्ट हैं इसके। और इसका पहला फैक्ट क्या है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, भ्रूण पोषण या मध्य भित्ति या अनंत भित्ति या बाहरी भित्ति। तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो भ्रूण पोष है या मध्य फल भित्ति है या अनंत फल वित्तीय है, बाह्य वित्तीय है। और स्टूडेंट अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट करें और बताएं कमेंट में कि आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो एक बार कमेंट करके बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष हो जाएगा, मध्य फल वित्तीय हो जाएगा या अनंत फल वित्तीय हो जाएगा या बाह्य फल वित्तीय हो जाएगा। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में एक आंसर सही है, वो आंसर को चूज करना है, वो कौन सा आंसर है। तो जल्दी कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो भ्रूणपोष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, भ्रूणपोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मगर 14 क्वेश्चन पर 14 पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में क्या कहा गया देखेंगे कि नारियल का खाने योग्य भाग इसके बीज तथा भ्रूण पोषण यानी कि एंडोस्पर्म होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूण पोष होता है। तो ध्यान रखना ये बात, अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना कि नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है, तो कह देना बीज या भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट फैक्ट है कि नारियल का छिलका या रेशा इस नेले रे काइमा उतक का बना होता है। तो ध्यान रखना है पॉइंट, इस केले रे न काइम, तो ध्यान रखना है इसका उतक का बना होता है। तो ध्यान रखना है इस नेले काइन उतक का बना होता है दो नारियल का छिलका। तो अगर ये वेरी मोस्ट फैक्ट है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता था तो आज से याद रहेगा कि इस नेले रेन काइम, तो ध्यान रखना ऐसा पढ़ लेंगे सही से, इस नेले रेन काइन। तो ध्यान रखना इस नेले रेन काइम का बना होता है, नेल काइमा का बना तक का बना होता है। तो ध्यान रखना इस नेले रेन काइमा का बना होता है। इसका छिलका किसका बना होता है, इस नेले रेन काइमा का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका जो खाने योग्य भाग है वो भ्रूणपोष है या इसका बीज भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। वेरी मोस्ट फैक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो कृष्णदेव राय है, हरिहर एवं बुक्का है, देवराय है, नरसिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो हरिहर बुक्का ने की थी। वेरी गुड स्टूडेंट। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कब की गई थी, 1336 ईस्वी में। और जिसने की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, दोनों भाई थे उस टाइम। तो ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी उस टाइम, हम्पी। तो ये भी हमारा वेरी मैच फैक्ट है। तो ध्यान रखना उस टाइम कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की खंडहर वर्तमान
वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर तट पर स्थित है। तो ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में, वेरी मोस्ट पॉइंट है वो स्टैंड। ये जो लिखा हुआ है इसका आप मतलब समझ रहे हो, @ आपकी सक्सेस, फॉर आपकी सक्सेस। तो ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है वो स्टैंड, ध्यान रखना, ठीक है। आप इस पर नज़र रखना कि @ फॉर आपकी सक्सेस। तो ध्यान रखना ये हमने क्यों लिखा है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर के तट पर स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, क्या थी, तेलुगु। तो ऑप्शन बताओ, कितने अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर अब भी आपने लोगों ने आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया तो देख लेना, फिर अच्छी बात नहीं होगी। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी लोगों से कहोगे कि हाँ कि वेरी मोस्ट फैक्ट है स्टैंड, जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा ही कहा जाता है स्टैंड। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको सही लग रही है नहीं लग रही। एक बार दिल से कमेंट करें स्टैंड कि आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर ही बता रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है। तो बताएं एक बार कमेंट करके स्टैंड, और जुड़े रहें मेरे साथ अंत तक। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में किस समीकरण पर आधारित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 15, कितना अच्छा प्रश्न हो स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बताएंगे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में किस समीकरण पर आधारित है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस समीकरण पर आधारित है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है E बराबर mc², E² बराबर mc, E बराबर m²c और C² बराबर em। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में किस समीकरण पर आधारित है, ये पूछा है। तो बता देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि आप तो सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होने वाला है, बताएं एक बार कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, E बराबर mc² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर mc²। तो ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में किस समीकरण पर आधारित है, तो E बराबर mc² है, तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो है E बराबर mc हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेंगे, तो इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है, तो एक बार जरूर देखें। पहला फैक्ट है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान माइनस ऊर्जा। तो ध्यान रखना है कि E बराबर mc पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध है, तो ध्यान रखना है, मेरी मोस्ट चीज है। यह शोध प्रसिद्ध वैज्ञानिक भौतिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगर आपसे पूछ लिया कि यह है जो E बराबर mc² जो था ये किसने दिया था, भौतिक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका सूत्र को दिया था। इन्होंने बताया था कि इसमें E एनर्जी है, ऊर्जा, M मास है, द्रव्यमान है, और C स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो E एनर्जी को व्यक्त करता है, M द्रव्यमान को व्यक्त करता है मास, और C जो है स्पीड और लाइट यानी प्रकाश का वेग व्यक्त करता है। तो इन्होंने तीनों चीज बताई थी, E बराबर mc²। तो यह जो सूत्र दिया था ये दिया था प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन बतेरी तेज पढ़ रहा हूँ, जब भी आपका टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, थोड़ा और स्पीड बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है, तो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक बार सही से पढ़ लेंगे। तो ये हमें क्या जाता है कि सूक्ष्म बर्फ का उपयोग प्रतिशीतन यानी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो ध्यान रखना स्टैंड। तो इसका जो सही ये हो जाएगा फैक्ट वो हो जाएगा कि सूक्ष्म बर्फ का उपयोग प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो ध्यान रखना स्टैंड, इसका वेरी मोस्ट फैक्ट था ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। वेरी गुड। तो वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं हिंदी में जीएसटी को। तो ध्यान रखना है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। जर्मनी है, कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है। तो वेरी मोस्ट फैक्ट है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले यानी जीएसटी किस देश ने लागू किया था। तो जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था ये पूछा है स्टूडेंट कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा कनाडा,
तीसरा यूएसए, चौथा फ्रांस। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो जीएसटी सबसे पहले जिस देश ने लागू किया था उस देश का नाम क्या था, फ्रांस था। क्या नाम था, फ्रांस। चलिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या कह रहे हैं। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। इसका महत्वपूर्ण पहला फैक्ट आप लोगों को ध्यान समझ में आ रहा होगा कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है स्टूडेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको यहाँ से भी प्रश्न याद हो तो ध्यान रखना स्टूडेंट। आपके लिए बहुत मेहनत से मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट, एक बार आप सपोर्ट कर दें। अगर आप सपोर्ट करोगे मैं बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाऊँगा। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था और वर्ष 1954 में। कब, वर्ष 1954 में। स्टूडेंट पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन के 3 से 4 पूरी निचोड़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीएसटी जो फ्रांस ने लागू किया वो कब किया था, 1954 में लागू किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था और वर्ष 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यानी भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगर भारत में पूछता है तो बता देना कि फ्रांस में सबसे शुरू में लागू किया था 1954 में, मगर भारत में जो लागू किया गया जीएसटी वो किया गया है 1 जुलाई 2017 से। कब से, 1 जुलाई 2017 से। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो स्टूडेंट जरूर लाइक कर देना वीडियो को और अंत तक बने रहे बिना स्किप किए हुए। ठीक है स्टूडेंट, और देखते रहे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट जो आपके लिए बनाए गए हैं। नहीं देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रक्त धमनियों का पता लगाने में, रक्तचाप को मापने में, या आंखों की दृष्टि की समस्याओं का पता लगाने में, या रक्त प्लेट्स की गिनती में। तो बताएंगे ऑप्शन, यानी कि एक बार क्वेश्चन और फिर पढ़ लीजिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होने वाला है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर। तो इन ऑप्शन में ही इसका सही आंसर ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा रक्तचाप को मापने में, रक्तचाप को मापने में हो जाएगा। देखेंगे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए, तो इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग एक बार सही से देख लेंगे। तो इसका पहला महत्वपूर्ण है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग रक्तचाप को गणना में संदर्भ में किया जाता है, वेरी मोस्ट फैक्ट है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप को व्यक्त करता है जबकि डायस्टोलिक निम्न रक्तचाप को। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ये तो उच्च को बताता है और ये निम्न को बताता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उच्च को कौन सा बताता है, जैसे 120 होता है तो सिस्टोलिक बताता है, और जबकि जो 80 तक रहता है वो डायस्टोलिक बताता है। तो ध्यान रखना दोनों को। तो उच्च रक्तचाप को बताता है सिस्टोलिक और निम्न रक्तचाप को बताता है डायस्टोलिक, ध्यान रखना। और एक समान स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक स्वस्थ मानव का 120/80 होता है। ठीक है, mmHg। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, आज के नहीं हो। नेक्स्ट है, और जो लास्ट वाला फैक्ट है वो वेरी महत्वपूर्ण है। और लास्ट वाला फैक्ट ये कह रहा है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र को सिर्फ तो सिर्फ कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम यह है सिर्फ मैनोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो गोल गुम्बज वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो बताएंगे एक बार कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद है, बीजापुर है, पटना है, बेंगलुरु है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट के, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद है, बीजापुर है, पटना है, बेंगलुरु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि कहाँ, बीजापुर में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका से फैक्ट देखेंगे एक बार। तो इसका जो फैक्ट है वो आप सभी लोग जानते हैं, क्या फैक्ट है, ये है सिर्फ इतना सा कि गोल गुम्बज बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो ध्यान रखना है गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर के सुल्तान थे, उनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह।
जो उनका मकबरा वो कहा जाता है गोल गुम्बज, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पदार्थ की एसआई मात्रा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बताना है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल है, कैंडला है, मोल है या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार कमेंट करके आंसर बताएं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। एक बार इसके फैक्ट देखेंगे। चलिए, तो अगला इसका फैक्ट कोई नहीं दिया उस टाइम, तो इसका क्या फैक्ट देंगे? तो इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि जो एसआई मात्रक है वो मोल ही है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट करके बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा वो स्टैंड, तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है द हेग, तीसरा है पेरिस या चौथा है लंदन। तो कमेंट कर देंगे वो स्टैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करते रहें वो स्टैंड और पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम आ चुके हैं और आपको पेज में फैक्ट बता लेकर आ रहा हूँ स्टैंड। आपको बहुत अच्छी वीडियो लग रही होगी आज, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है स्टैंड, जल्दी बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ऑस्टन सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर जाएगा हो जाएगा। वेरी गुड ऑस्टन, वेरी गुड। जिन्होंने बच्चों ने आंसर बताया, जिन्होंने नहीं बताया है वो अभी भी नींद में है, तो जल्दी आंसर कमेंट कर दिया करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द हेग। नेक्स्ट आगे चलते हैं ऑस्टन। इसका सही आंसर आपको पता चल गया। इसके बारे में दो फैक्ट दिए हुए हैं, तो आप पढ़ेंगे इन फैक्टों को कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ऑस्टन ध्यान रखना, नीदरलैंड। तो द हेग जो इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और अगला जो फैक्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आपकी ये 3 अप्रैल 1946 को की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। और जो इसकी स्थापना हुई कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। तो एक बार कमेंट करके जल्दी बताएंगे उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आज स्पीड बहुत अच्छी बन रही है। तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1886, 1887, 1888। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो 1885, 1886, 1887, 1888 है। तो एक बार कमेंट कर दें कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो दो फैक्ट हैं, उसको समझ लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 18 दिसंबर और 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर, सॉरी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। उसमें वहाँ सेंसन था उस टाइम, यहाँ पर आपको डेट भी है और इस महीना भी है। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो स्टैंड वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहना और आपके लिए ही लाए गए हैं, तो ध्यान रखना स्टैंड ऐसे प्रश्न जो आपके लिए वेरी मस्ट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला प्रश्न है, फैक्ट है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसे अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये भी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ध्यान रखना है। तो हमने कांग्रेस के बारे में आपको बताया था कि इसकी पहले जो स्थापना हुई थी अधिवेशन की तो 1885 में हुई थी और 28 दिसंबर को हुई थी। और इसके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्षक व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो पत्ते से, तने से, छाल से, फलावरण से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जैसे आप लोग जानते हैं कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर कि अफीम के किस पौधे के भाग से मार्फिन प्राप्त होता है, वो होता है फलावरण से। किससे होता है? फलावरण से। तो देखेंगे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट।
तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट कुछ नहीं है उस टाइम, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो ये क्वेश्चन हमारे कल के एग्जाम में भी आया था उस टाइम, कल के हमने जो आपको वीडियो बताई थी तो उसमें भी आया था, कल या परसों 2-4 दिन पहले आया होगा शायद। तो यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 है। कितने हैं, 5 है। तो स्टूडेंट इसके थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि यूएनए के बारे में। तो यूएनए के बारे में बताया जाता है कि यूएनए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 5 स्थायी हैं और 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। तो यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद में उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 5 सदस्य वो कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है। तो चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। तो ध्यान रखना उस टाइम पर 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन और चीन है। तो उस टाइम आज को आपकी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रहता है। कितने साल, 2 वर्ष होता है, ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट पॉइंट फैक्ट था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलियन ऐसे प्रश्न तो पूछ सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो अयूब खान है, यहाया खान है, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, या फिर इस्कंदर मिर्जा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, तो आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जगह इस्कंदर मिर्जा। कौन थे, इस्कंदर मिर्जा थे। तो ध्यान रखना है, इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा के बारे में आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है। पहला पॉइंट फैक्ट कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा थे। वह मार्च 1956 में अक्टूबर 1958 तक प्रधान राष्ट्रपति पद पर रहे। तो मार्च 1956 से और अक्टूबर 1958 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। ध्यान रखना उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो वेरी मोस्ट फैक्ट हो स्टूडेंट, बताओ किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा फैक्ट है नहीं है। तो बताइए किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार कमेंट करके बताओ। 1916, 1928, 1932 या 1948। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि 1928 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इस बार भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो 1928 में जीता था। कब जीता था, 1928 में जीता था उस टाइम। तो ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत ने वर्ष 1928 में एम्बस्ड ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो एम्बस्ड ओलंपिक खेलों में, तो ध्यान रखना एम्बस्ड, तो ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। और स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो स्वतंत्र भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक खेल में हॉकी के खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो जब स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद जो हुआ था, तो लंदन ओलंपिक में हॉकी के स्वर्ण पदक ओलंपिक स्वर्ण जीता था। तो ध्यान रखना उसने दोनों फैक्ट। ये तो जीता है वर्ष 1928 में, तो ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, और जो स्वतंत्र के बाद 1948 में लंदन में हुए थे उसमें जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों फैक्ट अच्छे फैक्ट है उस टाइम। कितना जल्दी करूँ और टाइम को देखते हुए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है उस टाइम, क्योंकि आप लोगों को खुद समझना है और पढ़ना है, समझना है उस टाइम। समझ में सब आ रहा होगा आपकी, ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं पूछूं कि बताइए स्वतंत्र भारत ने 1948 में कहाँ कौन सा में जाए, तो लंदन में बताओगे। कहाँ होता है वो, लंदन में। और अगर पूछूं 1928 में, तो एम्बर्सडम ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला प्रण। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोनार झील कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे लोनार झील के बारे में कि कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मणिपुर है और केरल है। तो लोनार झील के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो आप सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करेंगे अगर इसका सही आंसर आपको पता है कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्टूडेंट, तो ध्यान रखना इसका महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। चलिए, तो इसके बारे में कहा जाता है कि पढ़ेंगे। तो लोनार झील महाराष्ट्र के स्थित खारे पानी की झील कही जाती है, तो ध्यान रखना। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो ध्यान रखना इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, दोनों फैक्टर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने सबसे लंबी मुख्य भूमि का तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है। कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है कि भारत से के सबसे लंबी मुख्य तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो एक बार कमेंट करेंगे स्टूडेंट, वेरी मोस्ट फैक्ट है, एक बार कमेंट जरूर करें। और आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि आपको मजा आ रहा होगा आज के प्रश्न में, तो क्योंकि फैक्ट भी बता रहा हूँ और प्रश्न का आंसर भी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा गुजरात। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, जल्दी कमेंट क्या करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, एक बार पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से, कमेंट कर देंगे कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 154। तो बताएंगे प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया था ये, तो बताएंगे आंसर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी, ए और बी सी डी करे कमेंट स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है अनुच्छेद कौन सा, 153 में। किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 153 में कहा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में नहीं है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में पूरा पढ़िए कि संविधान संसद द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो बताएंगे 86वां संविधान संशोधन, 85वां, 87वां और 88वां। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसमें द्वारा भारत के सभी बच्चों को लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना उस टाइम। नेक्स्ट, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना प्रावधान किया गया था और इस अनुच्छेद में 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 21 का, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो 6-14 वर्ष की आयु के और 86वां संविधान 2002 में हुआ था। तो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। तो ध्यान रखना आप लोगों को, अच्छा फैक्ट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि दिल्ली में सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बताएंगे इसका आंसर। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ये आपके आज महामैराथन करा रहा हूँ उस टाइम, तो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उस टाइम, जल्दी कमेंट करें कि दिल्ली की सिंहासन में बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला, जिसका नाम था रजिया बेगम। क्या नाम था? रजिया बेगम नाम था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिया बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बारे में क्या कहा जाता है, पढ़िए एक बार। तो इसके बारे में कहा जाता है रजिया बेगम 1236 से 40 तक,
तो 1236 से कब तक, 40 तक, जो 5 साल, ध्यान रखना 36, 37, 39, 40, तो ध्यान रखना 36 से 40 तक दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला शासिका थी। तो ध्यान रखना मुस्लिम महिला शासिका रजिया बेगम। तो 1236 से 1240, तो ध्यान रखना 1236 से 1240 तक दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। और रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, रजिया बेगम किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ध्यान रखना है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है अगला फैक्ट, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम बताना है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है। तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट है। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे जल्दी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हो जाएगा उस टाइम, तो ध्यान रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में थोड़ा कहा जाता है, तो थोड़ा पढ़ लेंगे उस टाइम एक बार कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्या नाम है, NaHCO3। तो सोडियम या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मामला है NaHCO3। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं NaHCO3, मगर सोडियम कार्बोनेट आता है तो Na2CO3 कहते हैं। धावन सोडा का सोडियम क्लोराइड NaCl, तो नमक और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और चिली सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक, ध्यान रखना क्वेश्चन ये हमारे सारे प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और धोने सोडा का सोडियम क्लोराइड NaCl और नमक का और सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3 और चिली सोडा का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो स्टूडेंट ध्यान रखना। बस आपको यहाँ तक ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं NaCO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इतना ध्यान रखना आपको। और एक याद रखना सोडियम क्लोराइड NaCl, तो अगर वो ध्यान रखना है तो सोडियम नाइट्रेट रखना, चिली सोडा भी कहते हैं इसको NaNO3, तो यह है सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखना चारों पॉइंट। ठीक है, अच्छा पॉइंट था स्टूडेंट, फैक्ट अच्छे थे। नेक्स्ट है कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। तो कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमेंट कर देंगे स्टूडेंट एक बार जरूर। तो बताएं कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में। स्टूडेंट अगर आपका किसी भी एग्जाम में पेपर है तो इसे जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, और तो जरूर पढ़ें स्टूडेंट, ये आपकी बहुत बड़ी महामैराथन है। तो कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार कमेंट करा आपने, तो कमेंट करिए स्टूडेंट जल्दी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। स्टूडेंट जल्दी कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर का समय लास्ट है। तो इसका जो फैक्ट है उसके बारे में कहा गया है कि कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है और पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। तो ध्यान रखना पन्ना हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश में है और कोलार एवं हल्टी नामक सोने की खान जो है कर्नाटक में है। ठीक है, तो पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। तो दोनों फैक्ट मोस्ट है स्टूडेंट, दोनों को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आप लिख भी नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पन्ना हीरे की खान जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और कोलार एवं हट्टी नामक सोने की खान जो है वो कर्नाटक में है। तो ध्यान रखना दोनों फैक्ट मोस्ट है जो आपको भाई आसिम मलिक द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर आप समझ रहे होंगे कि भाई आसिम मलिक सर कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और आप लोग उस मेहनत का क्या नतीजा निकाल रहे हो। तो आप लोग सही से पढ़ के जाना हो स्टूडेंट, आपका सिलेक्शन होना चाहिए पक्का। ध्यान रखना, जो लोग बाद में अफसोस करते हैं वो इसलिए तो करते हैं जो पढ़ते नहीं है। तो आप पढ़ोगे तो अफसोस क्यों करोगे, बताइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, तो कमेंट कर देंगे सभी लोग जल्दी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो MG रनाड़े था, गोपाल कृष्ण गोखले था, दादा भाई नौरोजी था, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा।
तो राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में क्या कहा जाता है, 2 पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। तो पहला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु जो थे एमजी रनाड़े थे। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एमजी रनाड़े, यानी महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एमजी रनाड़े। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि आपसे अगर पूछ ले कि बताइए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनके गुरु कौन थे? तो कह देना एमजी रनाड़े थे। कौन थे? एमजी रनाड़े थे। वेरी मोस्ट मैथ फैक्टफुल था स्टूडेंट। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? वेरी मोस्ट फैक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 26, 27, 28 या 29। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 26 में, 27 में, 28 में या 29 में? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये ध्यान, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था, और यहाँ 1528 में ऑस्टन, ध्यान रखना 1528 में हुआ था। और इसमें एक फैक्ट कहा जाता है ऑस्टन, तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 में बाबर एवं मैदिनी राय के बीच हुआ था। किसके? बाबर एवं मैदिनी राय के बीच हुआ था। ध्यान रखना, जिसमें बाबर विजय हुआ था ये था। तो जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो ध्यान रखना ऑस्टन, तो बाबर एवं मैदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मैदिनी राय के बीच हुआ 1528 में। जो इसमें कौन जीते थे? बाबर जीते थे। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय सीवी रमन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ स्टूडेंट, एक बार 4 ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मदर टेरेसा या आत्मसेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है, वह है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में क्या कहा जाता है तो एक बार देख लेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और जिन्होंने वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। तो ध्यान रखना है, वर्ष 1913 में इनकी पुस्तक क्या नाम था? गीतांजलि। उसके लिए तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम है, जड़त्व का नियम। तो ऑस्टन एक बार कमेंट करके बताएं कि न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से और जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से और जानते हैं। आघूर्ण का नियम कहते हैं, विस्थापन का नियम कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप सभी लोग जानते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। किस नाम का जानते हैं? जड़त्व। तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 32 है, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अनुच्छेद 40। किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 में ये है कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में होता है। तो स्टूडेंट ये प्रश्न मैंने आपको एक दिन और पूछा था कमेंट में कि बताइए केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आप लोग बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होता है। कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में। तो भारत में सर्वाधिक केसर का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होता है, कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि भारत में सर्वाधिक केसर का जो उत्पादन है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताएंगे मैलिक अम्ल है, मौलिक पड़ जाओ सॉरी, मैलिक अम्ल है स्टूडेंट, ये मैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आज आपकी महामैराथन करा रहा हूँ दिल्ली से पहले, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर आपको करना है, और दिल्ली दूर नहीं है स्टूडेंट, आपको पता ही है कि नारा किसने दिया था, एक बार कमेंट करके बताएं, दिल्ली दूर नहीं है। और इसलिए आपका पेपर भी दूर नहीं है दिल्ली का, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें। और स्टैंड ठान लें कि सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर बाद में अफसोस नहीं कर होगा, वेरी गुड बता रहा हूँ, अगर पढ़ोगे तो अफसोस किस बात का हो, जब पढ़ोगे तो बताओ, और जब पढ़ोगे तो अफसोस तो होगा। अब जब बिना पढ़ो पेपर दोगे कैसे पेपर पास हो जाएगा स्टैंड? एक बार पढ़ के जाइए ना, हम बताएंगे कि पेपर पास कैसे नहीं होगा स्टैंड। पेपर पास 100% होगा स्टैंड। आप एक बार पढ़ लो, मैंने तो 3 बार पढ़ा होगा, ऐसे जब भी पढ़ा रहा हूँ स्टैंड आपको। पहले क्वेश्चन कलेक्ट किए, क्वेश्चन ढूंढे, उसके बाद में क्वेश्चन को समझा, फिर उसके बाद में पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको पढ़ने के बाद एक बार और मन करेगा कि सर एक बार और पढ़ूं इस वीडियो को। जब यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी ना वीडियो, फिर एक बार और मन करता पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बताइए, मैं 3 से 4 बार पढ़ लेता हूँ इन चीज़ों को, तो आप लोग एक बार भी नहीं पढ़ सकते? बताइए आप लोग, ठीक है। तो पढ़िए, क्वेश्चन सभी पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, डांट ना रहा हूँ आपको। समझिए इस बात को कि अगर आपकी आज की कामयाबी आपको अगर मिल गई तो जिंदगी भर आपका जीवन सफल रहेगा क्वेश्चन। आप अगर ऐसे निकाल दिया अपने टाइम कि हाँ कि चलो भैया घूम ले और फिर लें, तो फिर दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है क्वेश्चन वो आपसे बिलान जानते हैं, मैलिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? वेरी मोस्ट बताओ, इनने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या उपयुक्त में से कौन सा भी? तो बताइए कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। मतलब ये पूछा, नहीं लिया, लिया था ये पूछा क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताओ कि क्या होने वाला है। तो महात्मा गांधी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो ध्यान रखना स्टैंड, सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना स्टैंड। नेक्स्ट है, आप देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी के कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। लो भाई इसकी बात सुन लो, ये कह रहे हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। चलो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम जो हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था, सितंबर माह ठीक है 31 में। तो प्रथम 12 नवंबर 1930 को हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तो सबकी डेट आपको पता चल गई क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो हुआ था वो 12 नवंबर को हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ है 7 नवंबर 1930 को, तीसरा हुआ है 17 नवंबर 1932 को, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक इसमें तो चलो 1 साल का अंतर हो जाएगा कि ठीक है, 2 साल का 12 नवंबर और 17 नवंबर में, मगर वहाँ सितंबर आ गया, ठीक है। तो 12 नवंबर 1930, 17 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चलो अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट है कि बताओ इसमें तीनों गोल सम्मेलन में भाग किसने लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जिसे बोलते हैं भीम राव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट ये था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे जेम्स रेमजे, जिन्हें बोलते हैं मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जो थे जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड नहीं डोनाल्ड थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। तो ध्यान रखना, भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिया था और सिर्फ जो भाग लिया था वो द्वितीय में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। कब, तो आपको अभी डेट बताइए उस टाइम, तो देख लेंगे 7 सितंबर 1931 को भाग लिया था, ठीक है। और ये असफल रहा था, ठीक है। और प्रथम गोल में 12 नवंबर 1930 को हुआ और जो तीसरा हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। और तीनों भाग महात्मा ने लिया था, बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है।
तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली, सरदार के एम पनिकर, एन कुंजरू या MC महाजन? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, सरदार के एम पनिकर थे या HN कुंजरू थे या MC महाजन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, आप लोग सभी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फजल अली के बारे में देखो महत्वपूर्ण फैक्ट कहे गए हैं, तो एक बार सही से पढ़ लेंगे। तो इनके बारे में पहला फैक्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली खां थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और राज्य पुनर्गठन अधियाचना जुलाई 1956 में पास किया गया था और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। देखो कितना अच्छा पॉइंट है कि बताओ प्रथम जो ये था आयोग यानी कि फजल अली आयोग था पुनर्गठन आयोग, तो इसके अकॉर्डिंग कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश गठित किए गए? ये क्वेश्चन पूछ लिया कई बार, तो आपको ध्यान रखना है इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश। ध्यान रखना स्टूडेंट। और राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रथम अध्यक्ष फजल अली का यह गठन जो 1953 में हुआ था और पुनर्अधिनियम जो 19 जुलाई 1956 में हुआ था। तो ध्यान रखना ये बात है, ठीक है। तो पास जो हुआ था 1956 में हो गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हुआ? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन के शासनकाल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक बार कमेंट करके बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या महेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? तो बताओ आंसर कमेंट में कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन के शासनकाल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन के, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लीजिए एक बार। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है कि महाबलीपुरम ने में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने कराया था। चलो, यह प्रथम शासनकाल में हुआ था, नरसिंह वर्मन के प्रथम शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम इनका पूरा नाम था, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ प्रस्थित थे। तो रथ मंदिर में कौन कौन से रथ प्रस्थित थे? द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रस्थित है। नेक्स्ट अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट यह है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो ध्यान रखना, महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट, और एक बार ये बताएं कि आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। तो वेरी गुड स्टूडेंट, तो अब देखते रहें। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है और इस प्लांट की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जादूगोड़ा के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, माइका के भंडार के लिए, स्वर्ण भंडार के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए। तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जादूगोड़ा की जो भंडारे हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए, ठीक है। ध्यान रखना। और स्टूडेंट अच्छा फैक्ट था। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे कि जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के लिए भंडार प्रसिद्ध है और जादूगोड़ा की खाने झारखंड राज्य पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना, जादूगोड़ा की खाने झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना ऑप्शन, दोनों फैक्ट वेरी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करें कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। ऑल स्टैंड ऐसी बने रहे मेरे साथ, धमाकादार क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टैंड आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अरावलियों की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। किसके? सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं। तो ध्यान रखना। अगला फैक्ट है कि इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है और इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची
ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो ध्यान रखना, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम किस पर है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी अच्छा फैक्ट था। और कहा जाता है और पढ़ेंगे, और इसके बारे में कहा जाता है कि अरावली की पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। कौन सी? अरावली के पश्चिमी से निकलती है माही और लूनी नदी निकलती है। पश्चिम से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में गायब हो जाती है। और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। और अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है, पश्चिम से निकलती है माही और लूनी। तो ध्यान रखना स्टैंड। और जो लूनी है वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा कि बताइए अरावली के पश्चिम से दो नदी निकलती है, कौन कौन सी? माही और लूनी। तो लूनी कहाँ, नदी कहाँ लुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। और अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो उसका नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। अगला है कि वैसी नदी जो समुद्र में ना जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे। तो वैसी नदी जो समुद्र में ना जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे कहते हैं द रिवर ऑफ इम्पेमिरल। क्या कहते हैं? इम्पेमिरल कहते हैं। ठीक है, इम्पेमिरल। तो ध्यान रखना है, वह नदी जो समुद्र में जाकर जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे कहते हैं द रिवर ऑफ इम्पेमिरल। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इम्पेमिरल। तो वेरी मोस्ट फैक्ट नहीं था, बताओ क्वेश्चन, कि वह नदी जो जमीन समुद्र में जाकर जमीन में लुप्त हो जाती है। बताओ कितना अच्छा फैक्ट था, अच्छा पॉइंट था। द रिवर ऑफ इम्पेमिरल कहते हैं। नेक्स्ट है कच्छ के रण का गुजरात में स्थित है। कहाँ है कच्छ का रण? गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुंबई किस नदी के द्वीप पर बसा है? तो मुंबई किस नदी के द्वीप पर बता है? आंट्रोड, सेंट्रल, साल्ट सेल्ट या लक्षद्वीप। तो मुंबई किस नदी के द्वीप पर बसा है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मुंबई जो किस नदी के द्वीप पर बता है तो वह साल्ट सेल्ट। किसका है? साल सेल्ट पर बसा है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। और देखो ध्यान रखना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी, ध्यान रखना, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन नंबर 49 का आंसर सही कमेंट करेंगे ऑप्शन। दूसरे पहले इन्होंने पूछा प्रथम, थे दो, इन दोनों में दोनों आपका ध्यान रखना। तो इन्होंने प्रथम पूछा है। तो भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो इसके बारे में कहा गया खान अब्दुल गफ्फार खान को और भारत रत्न 1987 में दिया गया था और ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। खान अब्दुल खान को फॉर्चूनर गांधी यानी सरहदी गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था, यह बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो बताएंगे तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में ओणम का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। तो ओणम का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं वो केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल मनाया जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसके बारे में क्या कहा गया था तो एक बार पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कहा गया ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो पोंगल जो मनाया जाता है वो त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू असम में मनाया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ये हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ चुके हैं स्टूडेंट, आप 100 पे ही जाकर रुकेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में होता है? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर? अजातशत्रु हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
1383 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। तो इन्होंने कहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ध्यान रखना स्टैंड। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के कालाशोक के शासनकाल में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया हुआ था। तो ध्यान रखना स्टैंड, ये वेरी फैक्ट थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और स्टैंड स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप लोगों को ये जिंदगी भर याद रखने हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहना, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में। तो कहाँ हुआ था? राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के कालाशोक के शासनकाल में। तो ध्यान रखना, द्वितीय जो आपसे ये पूछेगा कि बताओ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। कब किया गया था? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का ईस्वी के प्रथम शताब्दी कहाँ? कुंडलवन में, कश्मीर में। और कनिष्क के शासनकाल में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, चारों पॉइंट, ठीक है, कि चार हमारी क्या है, ये बौद्ध संगीति है, चारों आपको बता दी गई है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला? तो आप सभी लोग जानते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहते हैं वो पिलीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं? पिलीहा को कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पिलीहा, तिल्ली या स्प्लीन को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कब्रिस्तान पिलीहा या स्प्लीन को कहा जाता है कब्रिस्तान। और आरबीसी का निर्माण अस्थिमंजा को कहते हैं। तो निर्माण जो होता है वो अस्थिमंजा में होता है आरबीसी का, और कब्रिस्तान जो है पिलीहा और तिल्ली है। तो ध्यान रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान पिलीहा तिल्ली को कहा जाता है और अस्थिमज्जा को इसका निर्माण करता है आरबीसी का। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वर्ष के जल की पीएच मान में जब से कम हो जाती है तो वह अम्लीय बन जाती है। 5.6 से, 4.5 से, 5.4 से, 6.5 से। तो बताओ, वर्ष के जल का की पीएच मान जब किससे कम हो जाती है? जब अम्लीय वर्ष बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। 5.6 है, 4.5 है, 7.4 है, 6.5 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 5.6 हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब वर्षा का जल का मान पीएच यानी 5.6 से कम हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप लोग कहते हैं ना कि ये कैसा पता चल जाता है कि ये अम्लीय वर्षा है, क्षारीय वर्षा, ठीक है, तो वो पीएच मान नाप लेते हैं। तो अगर पीएच मान 5.6 से कम है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा पॉइंट था। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 54, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। तो धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो सोने को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। ध्यान रखना, तांबे को नहीं, सोने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का वी आंसर हो जाएगा। इसमें जो चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो तांबा है, सोना है, चांदी और पारा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे कहा जाएगा कि आगे कहा जाता है कि धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी कहा जाता है कि धातुओं का राजा सोने का, और रासायनिकों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल का कहा जाता है। रासायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। ध्यान रखना, धातुओं का राजा तो सोने को कहा गया। किसे कहा गया? सोने को। तो ध्यान रखना, सोना जो है उसको कहा गया है। और रासायनिकों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा गया है। रासायनिकों का राजा किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा गया। नेक्स्ट है, लिटमस विलन किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस विलन किससे प्राप्त किया जाता है? पेटोनिया, हाइड्रोजीनिया, जेरोनियम या लाइकेन। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस विलन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा लाइकेन। उसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट पढ़ लेंगे कि लिटमस विलन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है कबकम शैवाल से मिलकर बनती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस का पेपर रसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो इसका पहला फैक्ट था कि लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेत है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला फैक्ट, 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 56 पा चुके हम। ऐसे ही धीरे धीरे हम 100 प्रश्न पहुंच जाएंगे जो आपकी आलिशान महामैराथन कहलाएगी और दिल्ली पुलिस की। तो 1857 की ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? तो 15 मार्च 1857, 20
अप्रैल 1857, या 10 मई 1857, या 23 मई 1857। तो बताएंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में तो हुई थी, बट डेट पूछी है। और स्टूडेंट देखो कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। कब हुई थी? 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में कहा जाता है, दो फैक्ट है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। दूसरा है वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी को की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, उस टाइम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो अगर वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड, या 0.51 मीटर प्रति सेकंड, या 0.541 मीटर प्रति सेकंड, या 0.31 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ने पर पृथ्वी की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.661 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति बढ़ जाती है, और 0 डिग्री पर वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा का अर्थ बताना है, क्या होता है? सरकार द्वारा एकत्र कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व का कुल व्यय में बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय, या सरकार द्वारा ली गई कुल उधार। तो बताएंगे राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो राजकोषीय घाटे का जो अर्थ होता है वो होता है कि सरकार के कुल राजस्व का और कुल व्यय के बीच का अंतर। तो ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है, तो देखो यहाँ भी यही कहा गया है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, या दयानंद सरस्वती, या ज्योतिराम फूले। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 59 का सी आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में कहा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने वर्ष 1875 में, कब? 1875 में बम्बई के आर्य समाज की स्थापना की थी, बम्बई में। तो ध्यान रखना, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने वर्ष 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। और वेदों की लोटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो ध्यान रखना, वेदों की लोटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि वेदों की लोटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, या अरुणा आशफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यह अच्छा प्रश्न था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एहुम थे। इनकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो थे एहुम। तो ध्यान रखना ये पॉइंट भी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 यानी कि 1885 को हुआ था, और बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ, बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कितने की थी इसकी अध्यक्षता? या इसके अध्यक्षता जो थे अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये फैक्ट आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है वो स्टैंड। आगे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता कितने की? दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था और इसकी स्थापना जो की थी कितने थी, ये इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष 1987 में। तो ध्यान रखना उस टाइम सारे फैक्ट एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार अच्छे फैक्ट हैं उस टाइम सभी, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए, तो स्टैंड आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं स्टैंड। नेक्स्ट अगला फैक्ट है स्टैंड कि राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये जैसे जॉर्ज यूले, ये यूल जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना स्टैंड, ये चौथा अधिवेशन में 1888 इलाहाबाद में जो हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? और स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, स्टूडेंट सही से पढ़ लेना, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ किया था वो दांडी से किया था। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों की लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे। वहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की थी। ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। एक बार और पढ़ लेंगे कि महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है उस टाइम, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दांडी वर्तमान में गुजरात के नौशारी जिले में स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, दांडी जो है वो कहाँ स्थित है? वो वर्तमान में गुजरात के नौशारी जिले में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो उस टाइम ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या होम रूल लीग। तो बताएंगे किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होने वाला है उस आप सभी लोग जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना उस टाइम। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है वो कहाँ पर होता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा की ही 2 प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्यान रखना, भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा की 2 प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना उस स्टैंड कि भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा की 2 प्रमुख स्रोत हैं। तो ध्यान रखना, इन नदियों के संगम देवप्रयाग में हो जाता है और यहीं से नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। वेरी मोस्ट फैक्ट था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के द्वारा शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की? राजीव गांधी, पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 का पहला ऑप्शन राजीव गांधी है, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा मनमोहन सिंह और चौथा नरेंद्र मोदी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टैंड। और इसके बारे में कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने जो बताया है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट पढ़ लेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय मार्ग राज्य द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया था। इस परियोजना को 2001 में
भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी और यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। तो ध्यान रखना, इस परियोजना को 2001 में शुरू किया था और किसने? भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और यह परियोजना 2012 में पूर्ण हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? नील है, मिसिसिपी है, राइन है, गंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि नील है, मिसिसिपी है, राइन है या गंगा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइन नदी। कौन सी है? राइन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप में बहती है। कहाँ बहती है? यूरोप में। और विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। बताओ कितने महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहे हैं। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी स्टूडेंट, मैं जानता हूँ। और स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ आपकी वीडियो कैसी लग रही है। और स्टूडेंट जो मेन कमेंट है उसमें भी करके जाकर कमेंट। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ध्यान रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में ईस्वी में किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1962 में की गई थी। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो किया गया था वो था 1962 में। और बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो पुनर्गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1969। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। इसके बाद इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। ध्यान रखना, नियंत्रण में रखा गया। नेक्स्ट है, इसरो की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये भी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ध्यान रखना। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं कितने हैं स्टूडेंट? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो ध्यान रखना। सरदार सूरत सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42 संविधान संशोधन में, तो ध्यान रखना, सरदार पूर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के संविधान के 42 संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसके रूप में संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 के एस के तहत रखा गया है। तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और 1976 में 42 संविधान संशोधन भारत में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया था। तो 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पहले 10 किए गए थे, अब 11 हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सभी बातें। और आज की वीडियो में बहुत कुछ दिया है मैंने आप लोगों को। एक बार जरूर कमेंट करें और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, ज़्यादा ज़्यादा लोग। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस को जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर या लाल सागर को। तो नेक्स्ट है, बाल्टिक सागर या कैस्पियन सागर को, लाल सागर या कैस्पियन सागर को, या भूमध्य और उत्तरी सागर को। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि किसको जोड़ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले आंसर सही हो जाएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके फैक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं कि सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में निर्माण किया कार्य को 1854 ईस्वी के फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेफ्सेस को सौंपा गया था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट,
कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्सेस, तो निर्माण तो हो गया था 1869 तक, और जो निर्माण का कार्यक्रम जो सौंपा गया था वो किया गया था 1854 में। एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था, ठीक है। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं, पंपास, डाउन्स, स्टेपी या पेरी। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियरी। किस नाम से जानते हैं, पियरी नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो ध्यान रखना, और एक बात और ध्यान रखना, भूमि घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, और घास भूमियों को कितने वर्गों में, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, पहला है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोज और वेनेजुएला में कोलंबिया के नाम में लानोश। ध्यान रखना। तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कंपोज कहते हैं, और वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोश कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 में है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जिसमें जो अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे व ब्राजील में पंपास, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और एशिया यूक्रेन में, रूस व चीन में मंचूरियन प्रदेश में स्टेपी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए मैंने। बताओ कुल, और स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी स्टूडेंट जितने भी प्यारे स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए वेरी मोस्ट है। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, अगर आपको कहना कहते हैं कि हाँ वेरी मोस्ट है, तो इसमें देखो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़ लो एक बार जरा सही से, और अच्छी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे फैक्ट है स्टूडेंट कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, और ब्राजील में कंपोज, और वेनेजुएला में कोलंबिया, ठीक है। तो यही फैक्ट था स्टूडेंट आपके लिए परीक्षा में वेरी महत्वपूर्ण। तो आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद करता हूं। एक बार अगर नहीं लिया तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे हैं 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है, विशाखापट्टनम में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय जो है, तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम में है। कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है, जो आपसे हमने पूछा है वो 18 ही पूछा है, तो कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। तो ध्यान रखना 18वां रेल जोन दक्षिण तट रेलवे जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो ध्यान रखना साउथ कोस्ट रेलवे है। तो ठीक है, 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे है, जो जिसका मुख्यालय कहाँ, विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया गया था, तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताएंगे 1966 में, 1971 में, 1974 में, 1998 में। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1900, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में किया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन नेक्स्ट, सी आंसर सही है ऑप्शन, वेरी गुड, अच्छा आंसर था। तो देखेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1984 में, कब किया, 18 मई 1984 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग युद्ध बुद्धा था। क्या था, इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो था वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही हुआ, और वो कब हुआ, 11 मई को 13 मई के बीच में 1998 में। तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया था, पोखरण में ही किया था, 11 मई और 13 मई 1998 में किया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम शक्ति 98 था, और दूसरा परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो था वो क्या था, शक्ति 18 था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है रोल एक्ट कब पारित हुआ।
क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ। 1909, 1919, 1921, 1929। और स्टूडेंट जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, वेरी मोस्ट का क्वेश्चन चल रहे हैं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट। और आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। तो रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। ध्यान रखना, इसके बारे में कहा जाता है कि रोलैक्ट एक्ट या काला कानून। तो ध्यान रखना, रोलैक्ट एक्ट या काला कानून मार्च 1919 में पारित हुआ, जिससे यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति को, तो ध्यान रखना, रोलैक्ट एक्ट या काला कानून मार्च 1919 में पारित किया हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता है। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता है, यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। और इसमें कहा, आपको ध्यान रखना, रोलैक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, रोलैक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, देखो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप पढ़ लोगे तो बताओ ऐसा कौन सा एक्ट है जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। तो रोलैक्ट एक्ट है। कौन सा एक्ट है, रोलैक्ट एक्ट है। और यह गांधी जी ने काला कानून बताते हुए विरोध किया था इसे, ठीक है। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, इसे काला कानून बताते हुए। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है। ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन कल भी आया था शायद, या आज भी आया है, तो बताओ वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा, जब भी बार बार आपको आ रहा है एग्जाम के लिए। तो किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे हुए बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर परावर्तन है, या न्यूटन की गति नियम है, या अपवर्तन है, या उत्प्लावन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। एडिसन ने किया था, न्यूटन ने किया था, या फैराडे ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। तो इसके चौथा ऑप्शन ये है, आर्किमिडीज, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सर ऊपर के 3 ही में ही आंसर है, और वो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया था। उस टाइम कमेंट भी आप भी कर दे करें। इसके बारे में कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, और गति के नियमों का प्रतिपादन भी न्यूटन ने किया था। ठीक, दोनों पॉइंट इसके ही हैं, ध्यान रखना। अगला है कि त्वरण की इकाई का मात्रक बताना है, कि त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर गुणा सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड माइनस क्यूब। तो बताएंगे त्वरण की इकाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड त्वरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, मॉनिटर। तो बताएंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएं कमेंट में। तो आप सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सीपीयू। किसे कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है, और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर का नर्वस सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, और कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर जो होने वाला है वो है NH44। कौन सा है, NH44 हो जाएगा, ठीक है। कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44 है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इस हाईवे का पुराना नाम NH7 था। क्या नाम था इस हाईवे का पुराना नाम, NH7। और यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका नाम पहले NH7 था, जो NH44 इस टाइम। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट फैक्ट है। और स्टूडेंट जुड़े रहे, बस आप क्लास चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमें पहुंचना है। 80 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें एक बार जोड़ लीजिए, कह दीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जो विद थ्योरिकल भी चल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग अगर पढ़ लोगे तो यही आपका भला हो जाएगा स्टूडेंट, तो पढ़ के जाएं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
तो बताना है, और दो ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर सही कर कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होने वाला है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बारे में कहा जाता है, तो एक बार इनको फैक्ट को जरूर पढ़ें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेट के जीवाणुओं को नाश करता है और मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों को स्रावित होती हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पेट के जीवाणुओं का नाश करता है और मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों में स्रावित होता है। इस ग्रंथियों को ऑक्जेंटिक कोशिका ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। ठीक है, कोशिका या सेल कहते हैं, तो ध्यान रखना इन ग्रंथियों को ऑक्जेंटिक कोशिका या सेल कहते हैं। तो ध्यान रखना उस टाइम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सही है, क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस टाइम, ध्यान रखना। असम का प्राचीन नाम क्या था उस टाइम। तो बताना है रूपगंगा, कामरूप या स्वरूप या देवरूप। तो असम का प्राचीन नाम, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो असम का जो प्राचीन नाम था उस टाइम सभी लोग जानते हैं कि असम का प्राचीन नाम था कामरूप। क्या था? कामरूप। तो ध्यान रखना उस टाइम असम का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष किया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है उस टाइम कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1932, 1937, 1940, 1942। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। कब हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट है लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर एक बार कमेंट करें। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताएंगे लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील, बुल्लर झील, डल झील या शामल झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करिए उस स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमें कराने हैं। ठीक है, रात के 10 बजने वाले हैं उस स्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बुल्लर झील है। कौन सी है? बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना उस स्टैंड। नेक्स्ट, तो ये आपको कहा जाता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी बड़ी जो बुल्लर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा फैक्ट था। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस टाइम सभी लोग जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। ये बात भी ध्यान रखनी है। शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर एक बार कमेंट करें। शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। काठमांडू, ढाका, जकार्ता, नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बी हो जाएगा। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑफ ऑपरेशन कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन संयोग संगठन। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान हैं। तो ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना कितने हैं ये। तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
मालदीव व अफगानिस्तान, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, सभी के नाम ये लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान रखना। त्रिपिटक निम्न में किस संबंधित? त्रिपिटक निम्नलिखित में किस संबंधित? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बौद्धों से। किससे है? बौद्धों से, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से ही प्राप्त है। किससे ज्ञान प्राप्त है? त्रिपिटक से। तो कहा जाता है ओलस्टेंट की बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विस्तृत ज्ञान मिला है वो कहाँ से मिला है? त्रिपिटक से मिला है, ठीक है स्टूडेंट। और त्रिपिटक की जो संख्या है वो 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो त्रिपिटक की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। उनका तीनों का नाम बताया है, विनय पिटक है, सूत्र पिटक है या अभिधम पिटक है। तो तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। क्या थी? पाली थी, तो ध्यान रखना है। जैद अवस्था किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो पारसियों का, यहूदियों का, ईसाइयों का या बौद्धों का? तो जैन अवस्था किसका धार्मिक ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर। तो जैद अवस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, सातवां, पांचवा, 10वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 88 तक हम आ चुके हैं, 100 तक हमें जाना। स्टूडेंट बस कुछ ही पल और बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, आप अगर दिलचस्पी के साथ आंसर देते रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में स्थान है वो 7वां है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं तो ध्यान रखें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े देश रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश है वो कौन कौन से हैं? रूस पहले नंबर पे है, कनाडा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर चीन है, पांचवें ब्राजील है और छठे पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, पहला स्थान रूस का है, कनाडा का दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा है, चीन का चौथा है, ब्राजील का 5वां है और ऑस्ट्रेलिया का 6ठा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, तो कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की बिजली घर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के कहा जाते हैं? बिजली घर कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है, और कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 48, 49, 50? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है सभी स्टूडेंट जानते हैं, कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी? तो भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ध्यान रखना। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। तो ध्यान रखना, भारत में रेलवे जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853
16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। ध्यान रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन हम समाप्ति की ओर हैं, कितनी खुशी की बात है, क्वेश्चन नंबर 92 में आ चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से धुबरिया पट्टी, कोल्लम से कोट्टारुपुरम या तलचर से धमरा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर प्रयागराज से हल्दिया है, या सादिया से ध्रुबिया है, या कोल्लम से कोट्टुरपुरम है, या तलचल से धमरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया है, कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। ध्यान रखना, यह जलमार्ग गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज है, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता व हल्दिया है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, इस जलमार्ग पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? इलाहाबाद जो नया नाम प्रयागराज है, वाराणसी है, मुगलसराय है, बक्सर है, आरा है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, फरक्का है, कोलकाता और हल्दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो किसी हवाई जहाज की अगर ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसका उपयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक बार सही से पढ़ लेंगे इनके फैक्ट में कहा गया है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, इसमें वायुदाब मापा जाता है। किससे? वायुदाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और एनीमोमीटर से इसमें हवा की गति मापी जाती है। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, और बैरोमीटर से हवा का दाब मापते हैं, वायुदाब, और एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, या श्यानता के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। वेरी गुड, अच्छा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब होता है। तो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, सीधा, खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा, बड़ा और वास्तविक। तो आंख के रेटिना पर ऑस्टेंड या आपकी महामैराथन है जो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए कारागार सिद्ध होगी। तो आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ध्यान रखना। मोटर वाहनों के पश्चिम दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है? तो मोटर वाहनों में जो पिछला दृश्य देखते हैं उसके लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो गोलीय, अवतल, उत्तल, समतल। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, कमेंट करेंगे वो स्टूडेंट सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसके बारे में कुछ कहा जाता है तो एक बार पढ़ लेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसके बारे में मोटर वाहनों के पीछे दृश्य देखने में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। तो ध्यान रखना, आँख, कान में नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, वैसा बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना, उत्तल। वेरी मोस्ट फैक्ट और स्टैंड, ध्यान रखना। ठीक है, नींद भी आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत की जनसंख्यिकी इतिहास में किसने महान विभाजक वर्ष है? तो भारत के जनसंख्यिकी इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1901, 1911, 1921, 1931।
तो भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। 1921 को कहा जाता है। कौन सा कहा था? 1921 को कहा जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दृश्य वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 70 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1921 में महान विभाजक में संज्ञा दी गई थी। तो ध्यान रखना, 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या दृश्य वृद्धि में ऋणात्मक -0.31% की कमी हो गई थी। ठीक है, ध्यान दिया। जिस फलस्वरूप यह दशक में भारतीय जनसंख्या में 70 लाख की कमी आ गई थी। इसमें 1921 में से महान विभाजक की संज्ञा दी गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नागालैंड की राज्य भाषा कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं, नागालैंड की राजकीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, सही से बता देंगे कि नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है। कोन्याक है, चांग है, लोथा है, अंग्रेजी है। तो आप सभी जानते हैं कि क्या है, अंग्रेजी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का, कुत्ते का, बिल्ली का, या इनमें से कोई नहीं? तो राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? मेंढक हो जाएगा। किसका है? मेंढक का है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक बताना है। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, R.K. नारायण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर एक बार कमेंट करें कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R.K. नारायण। कौन हो जाएंगे? R.K. नारायण हो जाएंगे। कि मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, R.K. नारायण। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस स्पेशल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके GS के लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें मैंने आपको दोनों चीज़ बताई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार जरूर कमेंट करें। और स्टूडेंट, इस वीडियो को लिंक को आप स्टेटस जरूर लगाना, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो पढ़ेगा वो दुआ ही करेगा आपके लिए कि वाह, ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ऑल स्टूडेंट, अब रात के 10 बज चुके हैं और सभी लोग अब नींद में होंगे। ठीक है, चलिए ऑल स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर दें, जो लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्टूडेंट जो आप मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, आप लोग पढ़ते हैं, वेरी गुड। और स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी हुई आज कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। जो चले गए हैं तो वो भी बाद में देख लेंगे और स्टूडेंट वीडियो, तो मैं मानता हूँ। बट आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक महा मैराथन जरूर देख कर जाया करना। ठीक है, चलिए और स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, सभी को गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और स्टूडेंट, अच्छे से रहना, खाना पीना मौज करना। ठीक है, और अपना ख्याल रखना। ठीक है, और सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट जरूर शेयर कर देना मेरे कहने से एक बार। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।